हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों आइए, यहाँ पर मैं आप लोगों को आज ले चल रहा हूँ अध्याय 2 की तरफ। जी हाँ, हमारे जो क्लास 11th के बच्चे हैं, क्लास 11th के जो छात्र हैं, उनके लिए आज अध्याय 2 चैप्टर 2 जो है मनोविज्ञान में जांच की विधियाँ, ये है आपका चैप्टर। ठीक है, मनोविज्ञान में किन किन विधियों के माध्यम से जांच की जाती है, ठीक है, उसको आज हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि देखिए, मनोविज्ञान में जांच के लक्ष्य स्वरूप की व्याख्या कर सकेंगे। इस अध्याय को अगर आप पढ़ लेते हैं अच्छे से तो आप क्या क्या कर पाएंगे, यहाँ पे है। मनोविज्ञान जांच के लक्ष्य एवं स्वरूप की व्याख्या कर सकेंगे। मनोवैज्ञानिकों द्वारा प्रयुक्त विविध प्रकार के पद्धतों को समझ सकेंगे। मनोविज्ञान जांच के कुछ महत्वपूर्ण विधियों को जान सकेंगे। प्रदत्त विश्लेषण की विधियों को समझ सकेंगे। मनोवैज्ञानिक जांच की सीमाओं एवं नैतिक विचारों को सीख सकेंगे। समझ आया? आगे चलते हैं हम लोग, सीधा अब चलते हैं परिचय पर। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या दिया गया है इसका परिचय। इस अध्याय का परिचय जानना बहुत ज़रूरी है भाई। देखिए, एक बात समझिए ध्यान से। अगर आप ए हैं, ठीक है, और किसी बी व्यक्ति के सामने जब आप जाते हैं, ठीक है, तो ए और बी दोनों लोगों में कुछ आपस में बातचीत होती है। ठीक है, ए अपना परिचय बी को बताते हैं, बी अपना परिचय ए को बताते हैं। ठीक है, तभी ना समझ पाएंगे, हैं, तभी ना जान पाएंगे कि एक बी जान पाएंगे कि ए कौन है और ए जान पाएंगे कि बी कौन है। ये बताइए। तो उसी प्रकार एनसीईआरटी जो है, जो इसकी बुक्स होती हैं, उसमें शुरुआत में कोई भी अध्याय, कोई भी चैप्टर शुरू हो तो यहाँ पर परिचय ये लोग दे देते हैं। बड़ा अच्छा काम करते हैं। शुरुआत में ही चैप्टर का पूरा परिचय जो है, पूरा सार जो है छात्रों को एक तरह से देखिए यहाँ पर मिल जाता है कि इस अध्याय में क्या क्या पढ़ेंगे, पीछे हमने क्या पढ़ा वो भी यहाँ पर बता दिया जाता है। प्रथम अध्याय में आप पढ़ चुके हैं मनोविज्ञान अनुभव, व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन है। आप जानना चाहेंगे कि मनोविज्ञान इन गोचरों का अध्ययन कैसे करता है। दूसरे शब्दों में, व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने में मनोविज्ञान किन विधियों का उपयोग करता है। वहीं यहाँ पर मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाएगा और मनोवैज्ञानिक विधियों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। ठीक है, मनोवैज्ञानिक औपचारिक तथा व्यवहारिक प्रेक्षणों द्वारा प्रश्नों का समाधान करते हैं। अपनी अध्ययन विधियों के कारण ही मनोविज्ञान एवं वैज्ञानिक क्रियाकलाप कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे मनोवैज्ञानिक जाँच के लक्ष्य। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य। किसी वैज्ञानिक यहाँ पर आप देख रहे हैं किसी वैज्ञानिक अनुसंधान की तरह मनोवैज्ञानिक जांच के लक्ष्य इस प्रकार हैं। वर्णन, ठीक है, वर्णन, पूर्वकथन, व्याख्या, व्यवहार का नियंत्रण और इस प्रकार अर्जित ज्ञान का वस्तुनिष्ठ तरीकों में अनुप्रयोग करना। आइए इनका अर्थ समझते हैं। वर्णन क्या है? तो मनोवैज्ञानिक अध्ययन में हम व्यवहार अथवा किसी घटना का यथासंभव सही सही वर्णन करते हैं। इससे किसी व्यवहार विशेष को अन्य व्यवहारों से अलग करने में सहायता मिलती है। उदाहरण के लिए, शोधकर्ता विद्यार्थियों के अध्ययन की आदतों का परीक्षण करना चाहता है। अध्ययन की आदतों में विविध प्रकार के व्यवहार, जैसे सभी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहना, नियत कार्य समय पर प्रस्तुत करना, अध्ययन अनुसूची की योजना बनाना, नियत कार्यक्रम के अनुसार अध्ययन करना, दिन प्रतिदिन के आधार पर कार्यों की समीक्षा करना आदि एक वर्ग विशेष में किसी कई सूक्ष्म विवरण हो सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा वर्णन का मतलब क्या है। यहाँ पर एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। आप ए हैं, आपका नाम ए है, आप बीमार हो गए और आपको जाना है डॉक्टर के पास। ठीक है, तो जब तक आप डॉक्टर को सब कुछ सही सही नहीं बताएंगे, अपना पूरा विस्तार से अपनी बीमारी की जानकारी, आपको जो भी बीमारी है उसकी जानकारी नहीं देंगे, तब तक आपको डॉक्टर सही सलाह नहीं दे सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वर्णन करना पड़ेगा। वही चीज़ें, वर्णन आपको बहुत ज़रूरी है। पूरा वर्णन कीजिए तभी आपको उसका इलाज सही से मिल पाएगा। ठीक है, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान के चरण यहाँ पर दिए गए हैं। बहुत अच्छी चीज़ें, ध्यान दीजिएगा।
विज्ञान को इस आधार पर नहीं परिभाषित किया जाता है कि वह किस चीज़ की खोज करता है, बल्कि इस आधार पर कि वह कैसे खोज करता है। वैज्ञानिक विधि में किसी निजी घटना विशेष अथवा गोचर वस्तुनिष्ठ व्यवस्थित एवं परीक्षणीय तरीके से अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। वस्तुनिष्ठता का अभिप्राय यह है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से किसी घटना विशेष का अध्ययन करते हैं तो दोनों लोगों को लगभग एक ही निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप और आपका कोई मित्र एक मापने से किसी मेज की लंबाई मापते हैं तो इस बात की संभावना अधिक होती है कि आप दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। वैज्ञानिक विधि की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें खोज की व्यवस्थित प्रक्रिया अथवा चरण का अनुपालन होता है। इसके अंतर्गत आने वाले चरण हैं समस्या का संप्रत्ययन, प्रदत्त संग्रह, निष्कर्ष निकालना तथा शोध निष्कर्षों एवं सिद्धांतों का पुनरीक्षण करना। यहाँ पर देखिए वैज्ञानिक जांच के चरण दिए गए हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वैज्ञानिक जांच के चरण यहाँ पर दिए गए हैं, किस प्रकार से वैज्ञानिक जांच होती है। तो सबसे पहले समस्या का संप्रत्ययन, यानी कि अध्ययन के लिए विषय का चयन किया जाता है। दूसरा है प्रदत्त संग्रह, प्रतिभागी विधियाँ, उपकरण एवं प्रक्रियाएं, ठीक है। तीसरा है निष्कर्ष निकाला जाता है सांख्यिकी विधियों का उपयोग करके। शोध निष्कर्षों का पुनरीक्षण, उपलब्ध परिकल्पनाओं का पुनर्कथन, पुनरीक्षित या नए सिद्धांत का निरूपण यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आगे चलते हैं और समस्या का संप्रत्ययन होता क्या है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। समस्या का संप्रत्ययन कहा जाए तो ये पहली सीढ़ी है आपकी वैज्ञानिक जांच के चरण की, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले समस्या का संप्रत्ययन, ठीक है। आइए इसको हम लोग यहाँ पर जांचेंगे। वैज्ञानिक शोध का कार्य तब प्रारंभ होता है जब शोधकर्ता अध्ययन के तथ्य अथवा विषय का चयन करता है, ठीक है। इसके बाद वह अपना ध्यान केंद्रित करता है तथा विशेष शोध प्रश्न अथवा समस्या का विकास करता है। ऐसा पूर्व में किए गए अनुसंधानों की समीक्षा, प्रेक्षणों तथा व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर किया जाता है। उदाहरण के लिए, पूर्व में आपने पढ़ा कि शोधकर्ता विद्यार्थियों के अध्ययन की आदतों का परीक्षण करने में रुचि लिया करता था। इसके लिए वह पहले अध्ययन की आदतों के विविध पक्षों की पहचान करता है। उसके बाद यह सुनिश्चित करता है कि वह घर पर किए जाने वाले अथवा कक्षा में प्रदर्शित किए जाने वाले अध्ययन की आदतों का अध्ययन करना चाहता है। मनोविज्ञान में हम व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित विविध समस्याओं का अध्ययन करते हैं। इन समस्याओं का संबंध हमारे अपने व्यवहार को समझें। जब हम प्रसन्न अथवा दुखी होने की दशा में होते हैं तो कैसा अनुभव करते हैं, ठीक है। ये एक तरह की जांच विधि है। समस्या का संप्रत्ययन यानी कि आप समस्या को क्या कर रहे हैं, खोज रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, अध्ययन के लिए जो विषय का चयन कर रहे हैं, किस चीज़ का आप चयन करेंगे, समस्या का संप्रत्ययन करेंगे। उसके बाद प्रदत्त संग्रह का मतलब हो गया वैज्ञानिक विधि का दूसरा चरण है प्रदत्त संग्रह। प्रदत्त संग्रह के लिए संपूर्ण अध्ययन का एक अनुसंधान अभिकल्प होना चाहिए। इसके लिए अग्रलिखित 4 पहलुओं के बारे में निर्णय लेना चाहिए। अध्ययन के प्रतिभागी, प्रदत्त संग्रह की विधि, अनुसंधान में प्रयुक्त उपकरण और प्रदत्त संग्रह की प्रक्रिया, ठीक है। ये 4 प्रकार की जो आपका ये निर्णय लेने की प्रक्रिया है ये आती है प्रदत्त संग्रह में, ठीक है। इसको ध्यान में रखना चाहिए। और निष्कर्ष जब निकलता है, अगला चरण संग्रहित प्रदत्तों का सांख्यिकी प्रक्रियाओं की सहायता से विश्लेषण करना है, ठीक है, जिसमें हम समझ सकें कि प्रदत्तों का क्या अर्थ है। यह कार्य ग्राफ द्वारा, जैसे वृत्तखंड, दंड आरेख, संचयी बारंबारता आदि के द्वारा बनाया जाता है। शोध निष्कर्षों का पुनरीक्षण, अनुसंधानकर्ता ने अनुशासनहीनता का अध्ययन इस परिकल्पना से प्रारंभ किया होगा कि टेलीविज़न पर हिंसा देखने बच्चों में आक्रामकता आने के बीच संबंध है। उसे यह देखना होगा कि क्या उसके निष्कर्ष पर परिकल्पना की पुष्टि करता है। यदि करते हैं तो प्रस्तुत परिकल्पना सिद्धांत पुष्ट हो जाएगा। यदि ऐसा नहीं है तो अनुसंधानकर्ता एक वैकल्पिक पूर्ण सिद्धांत स्थापित रहेगा, ठीक है। नए प्रदत्त के आधार पर इसका परीक्षण करेगा। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले आप क्या करते हैं, कोई भी अध्ययन के लिए विषय का चयन करेंगे। उसके बाद विधियों का उपयोग करके उसका जो है एक तरह से कहा जाता है कि अनेक प्रकार का प्रदत्त संग्रह, उसके बाद निष्कर्ष निकालेंगे और फिर शोध निष्कर्षों का पुनरीक्षण
करेंगे। ठीक है, तो ये इतना चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा ना। और यहाँ पर आप देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक प्रदत्त का स्वरूप कैसा होता है। आप जानना चाहेंगे कि मनोवैज्ञानिक प्रदत्त किस प्रकार अन्य विज्ञानों के प्रदत्तों से भिन्न होता है। मनोवैज्ञानिक विविध स्रोतों जिन्हें प्रदत्त यानी कि डाटा कहा जाता है। ठीक है, अभी अगर डाटा कह दिया जाएगा तो आप डाटा तुरंत समझ जाओगे कि डाटा होता क्या है। ठीक है, आप डाटा समझ जाओगे ना। डाटा कलेक्शन आपने सुना होगा। ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा का ठीक है, डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप समझ गए होगे। ठीक है, लेकिन यहाँ प्रदत्त प्रदत्त बोल रहा है तो प्रदत्त आप कम समझोगे थोड़ा सा। ठीक है, डेटा बहुवचन है और डेटम शब्द एक वचन है। व्यक्तियों के अव्यक्त एवं व्यक्त व्यवहारों, आत्मपरक अनुभवों एवं मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित होती है। मनोवैज्ञानिक जांच का अहम स्वरूप प्रदत्तों से निर्मित होता है। वे वास्तव में कुछ सीमा तक वास्तविकता का अनुमान लगाते हैं। एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि किसी भी खोज में या कोई भी विज्ञान द्वारा या मनोविज्ञान द्वारा जो भी शोध कार्यक्रम किए जाते हैं, ठीक है, उसमें जो है डेटा का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, ठीक है, डेटा कहाँ कैसे प्राप्त हो रहा है, कहाँ से प्राप्त हो रहा है, कितनी मात्रा में प्राप्त हो रहा है, इन सब का आपके रिसर्च पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पर मनोविज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो पिछले खंड में आपने मनोविज्ञान के संग्रहित होने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के प्रदत्तों के बारे में पढ़ा। ये सभी प्रदत्त किसी एक ही विधि से प्राप्त नहीं होते हैं। अनेक प्रकार की विधियाँ होती हैं। प्रेक्षण, प्रायोगिक, सहसंबंध, सर्वेक्षण, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, व्यक्ति अध्ययन। इस खंड का उद्देश्य आपको यह बताना है कि किसी एक विधि अथवा कई विधियों को मिला करके अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर दैहिक प्रदत्त है। मनोवैज्ञानिक सूचना है। यहाँ पर हम देखेंगे प्रेक्षण विधि। ठीक है, तो आइए, ये प्रेक्षण विधि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रेक्षण विधि को हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से समझने का यहाँ प्रयास करेंगे। ठीक है, कि प्रेक्षण विधि है क्या। तो आइए देखते हैं। प्रेक्षण विधि जांच का एक सशक्त उपकरण है। ठीक है, व्यवहार के वर्णन की यह एक प्रभावकारी विधि है। अपने दैनिक जीवन में हम दिन भर अनेक चीज़ों का प्रेक्षण करने में व्यस्त रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम उस बात का ध्यान ही नहीं रह पाता कि हम क्या देख रहे हैं अथवा हमने क्या देखा है। हम देखते हैं परंतु प्रेक्षण नहीं करते हैं। हम प्रतिदिन जितनी चीज़ों को देखते हैं उनमें कुछ की हमें जानकारी रह पाती है। क्या आपने ऐसा अनुभव किया कि आपने यह भी अनुभव किया होगा कि यदि आप किसी व्यक्ति की घटना को कुछ देर तक ध्यान से देखते हैं तो उस व्यक्ति अथवा घटना के विषय में बहुत ही रोचक बातों का पता चलता है। ठीक है, वैज्ञानिक प्रेक्षण दिन प्रतिदिन के प्रेक्षणों से बहुधा भिन्न होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, चयन, अभिलेखन, प्रदत्त विश्लेषण। ठीक है, प्रदत्त विश्लेषण के बाद यहाँ पर आप देखेंगे प्रदत्त विश्लेषण के बाद प्रेक्षण के प्रकार आ गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, प्रेक्षण के बहुधा भिन्न होते हैं, ये विशेषताएं हैं। ठीक है, विशेषताएं ये दी गई हैं यहाँ पर। प्रेक्षण जो विधि है उसकी विशेषताएं। मनोवैज्ञानिक उन सभी व्यवहारों का प्रेक्षण नहीं करते हैं जिनसे उनका सामना पड़ता है, बल्कि वे एक व्यवहार विशेष प्रेक्षण हेतु चयन करते हैं। उदाहरण के लिए आप यह जानना चाहेंगे कि 11वीं कक्षा के विद्यार्थी अपने विद्यालय में समय कैसे व्यतीत करते हैं। इस स्तर पर दो बातें संभव हैं। एक अनुसंधानकर्ता के रूप में आप सोच सकते हैं कि आप भली भांति जानते हैं कि विद्यालय में क्या क्या होता है। आप उन क्रियाकलापों की एक सूची बनाकर विद्यालय जाकर देख सकते हैं कि उनमें से कौन से क्रियाकलाप घटित हो रहे हैं। ठीक है, आप यह भी सोच सकते हैं कि आप इस संबंध में कुछ नहीं जानते हैं, विद्यालयों में क्या क्या होता है। आप प्रेक्षण के द्वारा आप इसका पता लगाएंगे। अभिलेखन, प्रेक्षण करते समय अनुसंधानकर्ता चयनित व्यवहारों का विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हुए, जैसे पूर्व में चयनित व्यवहारों का जब वे घटित होते थे, टैली लगाकर अभिलेख रिकॉर्ड तैयार करता है। ठीक है, प्रदत्त विश्लेषण, प्रेक्षण के पश्चात मनोवैज्ञानिक जो भी अभिलेख तैयार करता है उसका विश्लेषण इस ध्येय से करता है कि कुछ अर्थ निकाला जा सके। ठीक है, उसका कुछ अर्थ निकाला जा सके। प्रेक्षण के प्रकार यहाँ पर दिया गया है। ये जो प्रेक्षण विधि है ना, मनोवैज्ञानिक प्रेक्षण विधि है, बड़ी ही सुंदर विधि है। ठीक है, इसमें इसके प्रकारों की भी बात की गई है कि ये कितने प्रकार की होती है। तो प्रकृतिवादी बनाम नियंत्रित प्रेक्षण,
जब प्रेक्षण प्राकृतिक अथवा वास्तविक जगत की स्थिति में किया जाता है तो प्रकृतिवादी प्रेक्षण, तो उपयुक्त उदाहरण में विद्यालय में प्रेक्षण किया गया था तो उसे प्रकृतिवादी प्रेक्षण कहते हैं। इस उदाहरण में प्रेक्षणकर्ता परिस्थिति का न तो प्रहसन करता है और न ही उसको नियंत्रित करने का प्रयास करता है। इस तरह प्रेक्षण अस्पताल, घर, दिन में देखभाल करने वाले केंद्र अथवा स्थानों पर किए जाते हैं। यद्यपि कई बार आपको कुछ ऐसे कारकों को नियंत्रित करने की आवश्यकता पड़ती है जो व्यवहार का निर्धारण करते हैं, परंतु वे आपके अध्ययन के केंद्र नहीं होते हैं। इसलिए बहुत से मनोवैज्ञानिक अध्ययन प्रयोगशालाओं में किए जाते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए यदि आप बॉक्स 2.1 का अवलोकन करें तो पाएंगे कि धुआं मात्र नियंत्रित प्रयोगशाला में उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह के प्रेक्षण नियंत्रित प्रयोगशाला प्रेक्षण के नाम से ही जाने जाते हैं। ठीक है, और असहभागी बनाम सहभागी। ठीक है, असहभागी बनाम सहभागी प्रेक्षण दो प्रकार से किया जा सकता है। प्रथम, आप किसी व्यक्ति अथवा घटना प्रेक्षण दूर से कर सकते हैं, और द्वितीय क्या है, प्रेक्षण किए जाने वाले समूह अथवा सदस्य बन करके प्रेक्षण कर सकते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को दूर से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, और एक आप स्वयं उस समूह के साथ जाके सम्मिलित होकर के भी प्रेक्षण कर सकते हैं। ठीक है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे कि इस प्रकार के प्रेक्षण को देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया गया है कि किसी कक्षा विशेष में आप शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के बीच होने वाली अंतःक्रिया का प्रेक्षण करना चाहते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई तरीके हैं। आप चाहें तो कक्षा में वीडियो कैमरा लगाकर सारी गतिविधियों का परीक्षण करते हैं, जिन्हें आप बाद में देख सकते हैं, उनका विश्लेषण कर सकते हैं। विकल्प के रूप में आप कक्षा की सामान्य गतिविधियों में भाग लिए बिना ही, कोई अवरोध पैदा किए बिना कक्षा में कक्षा में कोने में बैठ सकते हैं। इस प्रकार के प्रेक्षण को असहभागी प्रेक्षण कहते हैं। आपने उसमें सहभाग नहीं किया, लेकिन आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हो गई, पता हो गई। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा उदाहरण था कि अगर आप साथ में बने रहना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आप किसी कक्षा विशेष का परीक्षण कर रहे हैं, तो या तो आप उस क्लास में कहीं पर आप बन करके कर सकते हैं, या दूसरा है कि आप एक कैमरे के माध्यम से भी उस कक्षा का निरीक्षण कर सकते हैं, वहाँ पर ना रहते हुए भी। ठीक है, अच्छा भाई, चलिए और आगे चलते हैं। परिवर्त्य किसे कहते हैं भाई? तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रायोगिक विधि में अनुसंधान दो परिवर्तियों के मध्य संबंध स्थापित करने के प्रयास करता है। अब प्रश्न यह कि परिवर्त्य किसे कहते हैं? कोई उद्दीपक या घटना जो बदलती रहती है, अर्थात भिन्न भिन्न मान होते हैं, इसलिए उसका मापन किया जा सकता है, इसको परिवर्त्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, लिखने के लिए आप जिस कलम का उपयोग करते हैं वह एक परिवर्त्य नहीं है, लेकिन कलमें विभिन्न प्रकार के आकारों, प्रकारों, रंगों की होती हैं, ये सभी परिवर्त्य हैं। जिस कमरे में आप बैठे हैं वह एक परिवर्त्य नहीं है, बल्कि उसका आकार परिवर्त्य है, क्योंकि विभिन्न आकारों के कमरे होते हैं। व्यक्तियों का कद 5 से 6 भी एक परिवर्त्य है। ठीक है, आप अकेले किसी चीज़ का उपयोग कर रहे हैं वो परिवर्त्य नहीं है, लेकिन अगर आप उसी से संबंधित अन्य उसी प्रकार के, उसी लंबाई चौड़ाई वाले, उसी आकार वाले वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? परिवर्त्य बोलेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है? तो वह परिवर्त्य होता है जिसका प्रदर्शन किया जाता है, जिसे प्रोग्राम में अनुसंधानकर्ता द्वारा परिवर्तित किया जाता है। अनारस्थित होते हैं, ठीक, इंडिपेंडेंट होते हैं। अनुसंधानकर्ता परिवर्तन की वेरिएबल के प्रभाव में किए गए परिवर्तन का प्रेक्षण अथवा नोट तैयार करना चाहता है। ठीक है, ये हो गया आपका आश्रित परिवर्त्य कहते हैं। आश्रित वेरिएबल यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं भाई? तो एक कक्ष में दो व्यक्तियों की उपस्थिति या अनुपस्थिति अनाश्रित परिवर्त्य था। जिस व्यवहार का आश्रित परिवर्त्य के प्रभाव का प्रेक्षण किया जाता है उसे आश्रित परिवर्त्य कहते हैं। ठीक है ना, एक होता है डिपेंडेंट और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर धनात्मक सहसंबंध है यहाँ पर, और ऋणात्मक सहसंबंध। ठीक है, शून्य सहसंबंध भी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं धनात्मक सहसंबंध। तो इस प्रकार सहसंबंध गुणांक 3 प्रकार के होते हैं। जो आपके सहसंबंध गुणांक हैं,
कोरिलेशन है वो आपके 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक सहसंबंध, ऋणात्मक सहसंबंध एवं शून्य सहसंबंध। इस बात का संकेत करता है, धनात्मक सहसंबंध जो है इस बात का संकेत करता है कि जब एक परिवर्त का मान बढ़ेगा तो दूसरे परिवर्त का मान भी बढ़ेगा। एक अगर प्लस में जा रहा है तो दूसरा भी प्लस में जाएगा। जब एक का मान घटेगा तो मान लीजिए परिवर्त का मान घटेगा तो दूसरे का मान भी घटता ही जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या है, ये धनात्मक सहसंबंध पूछा जा सकता है। विद्यार्थी जब अध्ययन के लिए अधिक समय देते हैं तो उसमें उपलब्धि, ठीक है, अधिक वृद्धि होगी, और जब कम समय देंगे तो उसमें आपको पता है कि गिरावट आएगी ही आएगी। ऋणात्मक में क्या है, हमें बतलाता है कि जैसे एक परिवर्त x का मान बढ़ता है वैसे ही दूसरे परिवर्त y का मान कम हो जाता है। उदाहरण के लिए आप कल्पना करिए, जैसे जैसे आप अध्ययन के समय में वृद्धि आएगी तो अन्य गतिविधियों में लगने वाला समय कम हो जाएगा, आपको ऋणात्मक सहसंबंध मिलेगा। शून्य संबंध क्या है, शून्य संबंध में प्राय कठिन है, यद्यपि सहसंबंध शून्य के निकट हो जाता है, -0.02 या इतना हो जाता है। कोई भी सहसंबंध नहीं होता है, अर्थात दोनों परिवर्त एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। सर्वेक्षण अनुसंधान, सहसंबंधात्मक अनुसंधान। अच्छा भाई, अनुसंधान के यहाँ पर मनोवैज्ञानिक अनुसंधान प्राय पुनर्गठन करने के लिए 2 परिवर्त, अच्छा सहसंबंधात्मक कोरिलेशन वाला हो गया। सर्वेक्षण अनुसंधान यानी कि आपने समाचार पत्र में पढ़ा होगा, दूरदर्शन पर देखा होगा कि चुनाव के समय यह जानने के लिए सर्वेक्षण किया जाता है कि मतदाता किस राजनीतिक दल विशेष को वोट देंगे, अथवा एग्जिट पोल आता है ना, जब आप चुनाव के समय में देखे होंगे एग्जिट पोल आता है चैनलों पर, वही चीज़ है ये। ठीक है, अनुसंधान के महत्व, अभिवृत्ति एवं सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने के लिए अस्तित्व में आया है। इसका मुख्य सरोकार प्रारंभ में विद्यमान वास्तविकता अथवा मूल रेखा का पता लगाना था, इसलिए इसको उपयोग में तथ्यों को लाया गया। ठीक है, पंचायती राज की संस्थाओं का स्वास्थ्य, शिक्षा संबंधी आदि यहाँ पर कार्यक्रम संचालित करने हेतु भी इसमें परिष्कृत तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जो विविध प्रकार के कारण कार्य और संबंधों पूर्व अनुमान। ठीक है, सर्वेक्षण अनुसंधान सूचना एकत्रित करने के लिए, सर्वेक्षण अनुसंधान जो है सूचना एकत्रित करने के लिए विविध प्रकार की तकनीकों का उपयोग करता है। इन तकनीकों में आपका वैयक्तिक साक्षात्कार हो गया, प्रश्नावली परीक्षण हो गया, दूरभाष सर्वेक्षण हो गया, नियंत्रित प्रेक्षण हो गया। तकनीकों का यहाँ पर कुछ विस्तार से चर्चा किया गया। वैयक्तिक साक्षात्कार है, ठीक है, वैयक्तिक साक्षात्कार ये पूछा भी जाता है अधिकतर परीक्षा में, होता क्या है इसको आइए देख लेते हैं ध्यान से। लोगों से सूचना प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, लोगों से सूचना प्राप्त करने के लिए साक्षात्कार सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली विधि है। ठीक है, इसका उपयोग विभिन्न परिस्थितियों में किया जाता है। एक चिकित्सक इससे रोगियों के विषय में सूचना प्राप्त करता है, एक नियोजक अपने भावी कर्मचारी से मिलते समय इसका उपयोग करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो व्यक्तिगत साक्षात्कार है ना, ठीक है ना, पर्सनल इंटरव्यू जिसको बोलते हैं, ये क्या है जानते हैं, इसमें जो है इस डॉक्टर जो होता है, अभी एक उदाहरण मैंने ऊपर दिया था ना, आप मान लीजिए ए हैं, आप किसी डॉक्टर के पास गए तो आप उसको सारी चीज़ें अपनी बता रहे हैं, ठीक है, उसको विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है डॉक्टर, अपने पेशेंट के बारे में सब कुछ जान रहा है। आप मान लीजिए कि ए हैं, ए व्यक्ति हैं, आप कहीं जॉब के लिए गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपसे सारी जानकारी ली जा रही है, आप सारी जानकारी दे रहे हैं, ये भी एक तरह का पर्सनल इंटरव्यू है। ठीक है, गृहिणी से साक्षात करता है, बिक्री करता सामान जैसी कोई चीज़ लेने गए तो वहाँ पर विशेष प्रकार के साबुन के ब्रांड दिखाता है, आप किस प्रकार के साबुन, कौन सा प्रयोग, किस ब्रांड का साबुन उपयोग करते हैं, सारी चीज़ें जो जैसा है उसके समक्ष उस प्रकार के साक्षात्कार की प्रक्रिया चलती है। ठीक है ना, तो ये आपने देखा, ये यहाँ पर एक उदाहरण दे दिया गया है। ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग चलते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के विषय में हम लोग यहाँ देखेंगे, वैयक्तिक भिन्नता का मूल्यांकन प्रारंभ होने से ही मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण विषय रहा है। यानी कि वैयक्तिक भिन्नता का मूल्यांकन प्रारंभ होने से ही मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण विषय रहा है। मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न मानवीय विशेषताओं जैसे बुद्धि, अभिक्षमता, व्यक्तित्व, रुचि, अभिवृत्ति, मूल्य, शैक्षिक उपलब्धि आदि के मूल्यांकन हेतु विभिन्न परीक्षणों का निर्माण किया है। इन परीक्षणों का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों जैसे कार्मिक चयन, स्थानन, प्रशिक्षण, निर्देशन, निदान आदि के लिए तथा विविध संदर्भों जैसे शैक्षिक संस्थानों, निर्देशन, क्लिनिक, उद्योग, रक्षा संस्थानों तथा अन्य में
किया जाता है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण के विषय में बताया जा रहा है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण तकनीकी रूप से मनोवैज्ञानिक परीक्षण स्टैंडर्डाइज्ड या ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मानकीकृत या वस्तुनिष्ठ उपकरण होते हैं। ठीक है, मानसिक व्यवहारिक विशेषताओं के संबंध में किसी व्यक्ति की स्थिति के मूल्यांकन में करते हैं। वस्तुनिष्ठता का संबंध इस बात से होता है कि यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति अनुसंधान करता है एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण को एक ही समूह के सदस्यों में दे तो दोनों ही समूह में प्रत्येक सदस्य के लिए लगभग एक ही प्रकार के मूल्य दिखाई देने चाहिए। ठीक है, वस्तुनिष्ठता, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, और कुछ तो है, क्या है वो, मानकीकृत है। ठीक है ना। और इसमें जो है परीक्षण की एक रचना एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसके कुछ चरण होते हैं। इसके अंतर्गत एकांशों में विस्तृत विश्लेषण अथवा परीक्षण, विश्वसनीयता, वैधता, ठीक है, मानकों के आकलन आते हैं। परीक्षण की विश्वसनीयता का संबंध दो भिन्न अवसरों पर ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से होता है। उदाहरण के लिए आप विद्यार्थियों के एक समूह को एक परीक्षण आज दीजिए तथा कुछ समय बाद, मान लीजिए कि 20 दिन बाद, उन्हीं परीक्षार्थियों को वही परीक्षण पुनः दीजिए। परीक्षार्थियों विश्वसनीय होने पर दोनों अवसरों पर विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त लब्धांकों में कोई अंतर नहीं होने चाहिए। परीक्षण पुनः परीक्षण, टेस्ट री टेस्ट, विश्वसनीयता की गणना कर सकते हैं। ठीक है ना। परीक्षण के प्रकार यहाँ पर देखिए, वाचिक वर्बल हो गया, नॉन वर्बल हो गया और परफॉर्मेंस परीक्षण होते हैं। 3 प्रकार के यहाँ परीक्षण भाषा के आधार पर परीक्षण, वाचिक, अवाचिक यानी कि वाचिक मतलब वर्बल, ठीक है, और नॉन वर्बल और परफॉर्मेंस के आधार पर। अच्छा भाई, देने की रीत के आधार पर मनोवैज्ञानिक परीक्षण को व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल अथवा समूह ग्रुप में परीक्षणों में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर वर्बल, इसको विस्तार से नहीं दिया है क्या, व्यक्ति अध्ययन। इस विधि में एक व्यक्ति विशेष का गहराई से अध्ययन करने पर बल दिया जाता है। अनुसंधानकर्ता उस व्यक्ति पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। व्यक्ति अध्ययन, जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए मनोविज्ञान किस प्रकार करने वाला एक रोगी कोई भी हो सकता है। रविंद्रनाथ टैगोर एवं माधवी वर्मा संस्थाएं, उदाहरण के लिए खराब अथवा सफलतापूर्वक कार्य करने वाले विद्यालय, कंपनी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसका अध्ययन, एक व्यक्ति विशेष पर अध्ययन करना ही व्यक्ति अध्ययन है। ठीक है, प्रदत्त विश्लेषण, यहाँ पर प्रदत्त विश्लेषण परिमाणात्मक विधि है। आप अब तक आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण प्रश्नावली, संरचित साक्षात्कार आदि में अमुक्त प्रश्नों की एक श्रृंखला होती है। कहने का आशय यह है कि इन मापकों में प्रश्न और उनके संभावित उत्तर दिए गए होते हैं। ये प्रतिक्रियाएं मापनियों के रूप में होती हैं, अर्थात वे प्रतिक्रिया की शक्ति मात्रा को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। परिमाणात्मक, ये परिमाणात्मक विधि है। ठीक है ना, परिमाणात्मक विधि है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर के लिए 1 अंक प्रदान करता है, 1 अंक सही उत्तर के लिए और 0 अंक गलत उत्तर के लिए। अंक में अनुसंधान करता है, इस सभी अंकों का उपयोग का योग ज्ञात करता है और एक समग्र अंक प्राप्त करता है जो प्रतिभागी के उस गुण विशेष के स्तर के विषय में बताता है। उदाहरण के लिए बुद्धि, शैक्षिक बुद्धि इत्यादि। ऐसा करते समय अनुसंधानकर्ता मनोवैज्ञानिक गुणों को एक मात्रा साधारणतया अंक में बदल देता है। निष्कर्ष ज्ञात करने के लिए उद्देश्य से अनुसंधानकर्ता व्यक्ति के लब्धांकों की तुलना में समूह से करता है अथवा 2 समूह में लब्धांकों की तुलना करता है। उसके लिए कुछ सांख्यिकीय विधियों के उपयोग की आवश्यकता पड़ती है। देखिए यहाँ पर गुणात्मक विधि में मानवीय अनुभव बहुत जटिल होते हैं। यह जटिलता उस समय समाप्त हो जाती है जब प्रश्नों के आधार पर कोई व्यक्ति किसी परीक्षा से सूचना प्राप्त करता है। यदि आप जानना चाहते हैं कि कोई माँ बच्चे के न रहने पर कैसा अनुभव करती है तो आपको उसकी वह कहानी सुनानी पड़ेगी जिससे आप समझ सकें कि वह अपने अनुभव को कैसे संगठित करती है, अपनी पीड़ा को क्या नाम दिया। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। यहाँ पर जांच की कुछ सीमाएं दी गई हैं कि वास्तविक शून्य बिंदु का अभाव। ठीक है, भौतिक विज्ञान में मापन शून्य से प्रारंभ होता है। उदाहरण के लिए यदि आप मेज़ की लंबाई मापन करना चाहते हैं तो आपको उसका माप शून्य से शुरू करके 3 फीट की लंबी है, 4 फीट लंबी है, ये जानकारी। और मनोवैज्ञानिक मापन में हमें शून्य बिंदु नहीं मिलते हैं। उदाहरण के लिए इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति की बुद्धि शून्य नहीं होती है। हम सभी लोगों के साथ बुद्धि की कुछ मात्रा अवश्य होती है। हम सभी मनोवैज्ञानिक मनचाहे ढंग से किसी बिंदु को शून्य बिंदु निर्धारित कर सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी बात यहाँ पर कहा
कि अगर आप किसी मेज़ की लंबाई और चौड़ाई मापते हैं, ये है लंबाई और ये है चौड़ाई, तो आप 0 से बढ़कर जाएंगे 2 फीट, ये जाएंगे 4 फीट 0 से, लेकिन बढ़ेंगे ना। ठीक है, आपका इंची टेप जो है 0 से शुरू होगा ना। लेकिन यहाँ मनोविज्ञान में क्या है कि एक व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास कितनी बुद्धि है, उसका दिमाग कहाँ तक काम करता है, इसको आप तुरंत नहीं जान सकते हैं, कुछ उसके ऊपर परीक्षण करेंगे तब जान पाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, तो ये सारांश दे दिया गया, और सारांश के बाद यहाँ पर समीक्षात्मक प्रश्न है। वैज्ञानिक जांच के लक्ष्य क्या होते हैं? पहला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, वैज्ञानिक जांच के लक्ष्य। वैज्ञानिक जांच करने में अंतर्निहित विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। मनोवैज्ञानिक प्रदत्तों के स्वरूप की व्याख्या कीजिए। प्रायोगिक अथवा नियंत्रित समूह में एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं, ये बताइए। एक अनुसंधानकर्ता साइकिल चलाने की गति अथवा लोगों के उपस्थित रहने संबंध में अध्ययन कैसे करता है, इस चीज़ को यहाँ पर जाना गया है। ठीक है, डॉक्टर कृष्णन व्यवहार को बिना प्रभावित अथवा नियंत्रित किए नर्सरी विद्यालय में बच्चों के खेलकूद वाले व्यवहार का परीक्षण करने में एक अभिलेख तैयार करने जा रहे हैं। इसमें अनुसंधान की कौन सी विधि प्रयुक्त हुई है, इसकी प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए तथा इसके गुणों और अवगुणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसको साक्षात्कार में प्रश्नावली में अंतर क्या है, इसको बताइए। ठीक है, अभी हमने आपको ऊपर बताया था ना व्यक्तिगत साक्षात्कार क्या होता है। ठीक है, तो वो है आपका, उसमें आप क्या करते हैं, व्यक्तिगत साक्षात्कार में क्या है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने बैठ करके बातचीत करता है, और इसमें प्रश्नों का एक संग्रह दे दिया जाता है एक समूह में परीक्षण करने के लिए। ठीक है, तो आज का ये चैप्टर आप लोगों को कितना समझ आया, क्या नहीं समझ आया, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और जो भी कमियां रह गई हों तो उसको एक बार आप ज़रूर बताइए, उसमें सुधार करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।